जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वे इतनी आसानी से छूटती नहीं। मायके के घर में शुरू से ही उसे बेचैन आत्मा कहा जाता है। बेवजह बेमतलब घर में घूमती रहती थी। अब वह इस घर में कैसे रहेगी? अपनी जेठानी और देवर का सामना कैसे कर पाएगी? क्या उसे अपने पति से इसकी चर्चा करनी चाहिए? पति की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या उसे चुप रहकर सब देखना चाहिए? अम्मा जी अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करती हैं। वे शायद उसे ही गलत ठहरा दें। फिर वह क्या करेगी? उसे इस घर में आए कुछ ही महीने तो हुए हैं। जेठ जी को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? पत्नी और भाई के धोखे को वह सह नहीं सकेंगे। वे बेहद सरल, सौम्य और मितभाषी हैं। उसके पति भी ऐसे ही हैं। देवर बहुत चुलबुला है। उसकी हरी भरी बगिया में प्रश्नों की बेसुरी कांटेदार झाड़ियां उगने लगी। वह उन्हें सुलझाने में उलझती गई। भाभी, किन सोचों में डूबी हैं आप? देवर की आवाज सुनकर वह चौंकी। बड़ी देर से अपने आप से लड़ रही थी। हुए बोला। वह उसकी ओर देखे बिना किचन में चली गई। ठीक है, आप चाय बनाएं, मैं अम्मा और बाबूजी को बुलाता हूँ, देवर ने उसे देखकर कहा। उसने देवर को कनखियों से देखा। उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं, वही मुस्कुराता नटखट कमल। उसे देखकर अम्मा जी अक्सर कहती हैं, मेरे बेटे का नाम कमल है और उसका चेहरा भी कमल की तरह खिला रहता है। खुश मिजाज, सबको खुशियां बांटता हुआ मेरे घर की रौनक है। उसके विचार बेहद उलझ गए। संपदा बौखला गई और दूर जाकर खड़ी हो गई। सजी धजी मुस्कुराती नीरा सबको चाय देने लगी। संपदा की सोच के घोड़े उसके बस में नहीं रहे। वे बेतहाशा भागने लगे। क्या उसने जो देखा उसकी आंखों का धोखा है या वहां सच में कुछ हुआ है? दृश्य फ्लैशबैक सा घूमने लगा। उसे महसूस हुआ उसका बदन तप रहा है। संपदा वहां से जाने लगी तो देवर ने उसे कहा, भाभी जी, आज आप किन्हीं ख्यालों में डूबी हुई हैं। क्या बात है? हमसे शेयर करें, शायद हम आपकी कुछ मदद कर दें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कहकर वह वहां से चली गई। उसका इस तरह जाना सबको अटपटा लगा। अम्मा, बाऊजी, कमल और नीरा उसे जाते देखते रहे। और उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही है कि वह चुप क्यों है। वह अंदर ही अंदर घुट रही है, किसी से संवाद नहीं करना चाहती। शिव, उसके पति ने उसे कई बार उसकी उदासी और बेचैनी का कारण पूछा। वह टाल गई। अधिक समय वह अपने कमरे में अपने आप में सिमटी रहती या घर के काम काज को अनमने मन से चुपचाप करती। अब उसने समय असमय घर में घूमना बंद कर दी। उसके भीतर घमासान मचा है। उसका मन कह रहा है कि वह अम्मा जी को बताए, शिव को घर में हो रहे इस अनाचार की सूचना दे, पर उसके मुंह पर ताला लगा है और वह उस ताले को खोल नहीं पा रही है। बार बार उसका मन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। यह भीतरी युद्ध उसके लिए असहनीय है। संपदा बेहद तनावपूर्ण समय से गुजर रही है। गर्मियों के दिन हैं जो यहाँ वैसे ही लंबे होते हैं। 8 बजे तक सूरज छुपने का नाम नहीं लेता। नए देश, नए परिवेश में स्वयं को ढालने की कोशिश में व्यथित है और अब घर में उसूलों ने एक नया मोर्चा खोल लिया है। निराशा उस पर हावी हो रही है। वह उससे निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। अकस्मात अम्मा जी उसके कमरे में आईं और बोली, संपदा, हमें मंदिर ले चल, वहाँ भागवत की कथा चल रही है, हमें सुनने जाना है। बाबूजी बाहर लॉन में खड़े हैं। अम्मा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप नीरा भाभी को ले जाएं। मैंने तुम्हें कहा है, तुम चलो, जितनी ड्राइविंग करोगी उतना हाथ खुलेगा। कुछ ही दिनों में वह जान गई है, अम्मा जी का कहा कोई टाल नहीं सकता। ससुराल और पति से उसे कोई शिकायत नहीं, पर जो देखा वह भूल नहीं पा रही। सही और गलत का द्वंद्व पीछा नहीं छोड़ रहा। एक भंवर सा बन गया है जिसमें वह गहरे डूब रही है। नीरा भाभी एक बार भी उसके कमरे में नहीं आई। कहीं उसकी बेरुखी और बदले व्यवहार से उन्हें शंका तो नहीं हो गई कि उसे उनके संबंधों का पता चल गया है। शंका होती तो अम्मा जी उसे जरूर कुरेद लेती। उनकी झड़क पर उसने खामोशी से दोनों की तरफ देखा। अम्मा और बाऊजी के चेहरे पर तलखी आ गई। घर आकर संपदा अपने कमरे में बंद हो गई। उसके कंधे दुख रहे हैं, सिर भारी है, जैसे कंधे
उसके सिर का बोझ उठा नहीं पा रहे। माँ को क्या फोन बात है करने के संपदा, लिए तुम्हारा ये बार-बार उसके रूखापन हाथ हम पहली फोन बार की ओर देख रहे हैं। बढ़े, पर कोई वह तो उन्हें कारण फोन होगा नहीं इसका। कर पाई। किसी की तभी कोई बात मीरा बुरी लगी उसके कमरे या में देवर आई। जी से वह उसके मनमुटाव हुआ करीब है? आकर बैठ गई। क्या बात है संपदा का संपदा, चेहरा तुम्हारा बन ये गया। रूखा। नीरा के पूछने पर संपदा ने कोई उत्तर नहीं दिया, खामोश रही। लाडो, अगर तुम कुछ बताओगी नहीं तो हल कैसे निकलेगा? मिश्री घुली आवाज में नीरा ने कहा। नीरा प्यार से उसे लाडू कहती है। संपदा ने नीरा की ओर देखे बिना कहा, भाभी मुझे अकेला छोड़ दें, इस समय मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती। नीरा वहां से उठकर चली गई। उसे नीरा पर गुस्सा आ रहा है, शर्म घोलकर पीली है, चेहरा ग्लानि रहित था। कितने आत्मविश्वास के साथ बात करने आई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके भीतर आक्रोश बढ़ने लगा। जब भी उसकी भावनाएं आपे से बाहर होती, वह लंबी लंबी सांसें लेकर उन्हें काबू में करती। कुछ देर वह शून्य में तकती रही, फिर उठी और नीरा को फोन में ला दिया। भाभी, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे कमरे में आ जाएं। नीरा मुस्कुराती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई। संपदा आंखें उठाकर बात शुरू नहीं कर सकी। उसने फोन तो कर दिया था, अब उसे पता नहीं चल रहा कि बात कहाँ से शुरू करे। नीरा ने उसका चेहरा बड़े प्यार से उठाया। लाडो, मुझे पता है तुम तकलीफ में हो। तुमने जो देखा, तुम्हें वो परेशान कर रहा है। तुम बेचैन क्यों हो? मेरी ओर देखो, मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं। मैंने जो किया सोच समझकर, जानबूझकर किया। जरूरत और मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है। मेरी मजबूरी थी और जरूरत भी। जरूरत और मजबूरी में भी गलत उठाना मुझे गवारा नहीं। संपदा ने अपनी नजरें उठाईं और नीरा के चेहरे पर टिका दी। जो तुम्हारे लिए गलत है वह किसी और के लिए सही हो सकता है। सबकी सोच और तकदीर एक जैसी नहीं होती। आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। एक औरत को दूसरी औरत का दर्द समझना होगा। फिर जो सोचना चाहो मेरे बारे में सोच लेना। मुझे जब पता चला देव तुम्हारे जेठ जी बाप नहीं बन सकते, मैं बहुत दुखी हुई। बेहतरीन इलाज करवाया गया, सब निष्फल रहा। देव के शुक्राणु बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रखते, वे मात्रा में भी बहुत कम है। कोई दवाई उनकी मात्रा और क्षमता नहीं बढ़ा सकी। मैं बच्चों की शौकीन हूँ, मुझे बच्चे चाहिए। देव से बेहद प्यार करती हूँ, उनसे अलग नहीं हो सकती। अगर मैं बांझ होती और देव मुझे छोड़ देते, मुझे कितना दुख होता। छोड़ने की पीड़ा मैं देव को देना नहीं चाहती। नीरा बहुत भावुक होकर बोली। जब जेठ जी को आपके कारनामों का पता चलेगा तो उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचेगी। भाभी जी, जिस युग में हम सांस ले रहे हैं, इस युग में साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि बच्चा पैदा करने के कई विकल्प हैं। फिर आपने कमल को ही क्यों चुना? संपदा ने गुस्से में कहा। नीरा शांति से सुनती रही, फिर बोली, एक विकल्प है बच्चा गोद लेने का, पर मैं स्वयं माँ बनने का सुख लेना चाहती हूँ। बच्चे के लिए मैंने कई वर्ष इंतजार किया, मेरी उम्र बीत रही है। पहले स्वयं माँ बन लूं, फिर दूसरा बच्चा अडॉप्ट करूंगी। दूसरे विकल्प की ओर आपने ध्यान नहीं दिया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप माँ बन जाती। संपदा का रोष बढ़ता जा रहा था। मुझे अपने वंश का अंश चाहिए। फर्टिलिटी क्लिनिक जाती हैं, वहाँ कई तरीके हैं। वंश का अंश मिल जाता आपको। परिवार के किसी भी मर्द से स्पर्म डोनेट करवा लेती, पर नहीं, आपको तो संसर्ग से बच्चा चाहिए। दुख इस बात का है कि कमल तो मर्द है, उसने अपनी मंगेतर जिजेल के बारे में नहीं सोचा। आप तो औरत हैं, आपको तो सोचना चाहिए। आपके सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचा। संपदा का चेहरा तमतमा गया। गंभीर भाव से नीरा ने उत्तर दिया, बकवास बंद कीजिए भाभी। कोई महिला अपनी मर्जी से इसकी इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे वह काकेशियन क्यों न हो। नैतिक अनैतिक हर युग की, हर देश की महिला जानती है। संपदा की आवाज़ ऊंची हो गई। संपदा, ऊंची आवाज़ से तुम सच को झुठला नहीं सकती। तुम्हारे उसूल अपने हैं, क्या सही और क्या गलत, क्या नैतिक और क्या अनैतिक, हर इंसान की निजी सोच पर निर्भर करता है। हर इंसान इस पर मंथन करता है और यह मंथन उस इंसान की संपत्ति होता है। तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा मंथन तुम्हारी अपनी संपत्ति है।
उसे दूसरों पर थोपना जायज़ नहीं। तुमने एक तरह से मुझे झूठा कहा। फ़ोन तुम्हारे पास पड़ा है, जिजेल को फ़ोन करके पूछ लो। नीरा उसी तरह शांत और गंभीर बोलती गई। फर्टिलिटी क्लिनिक भी गई थी। जिन तरीकों की तुम बात करती हो उन्हें आजमाने। शिव और कमल ने स्पर्म डोनेट किए थे। तकदीर को कुछ और मंजूर था। दोनों के स्पर्म शरीर छोड़ते ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। हाँ, डॉक्टरी जांच से इतना पता चला कि कमल के स्पर्म महिला संसर्ग से बच सकते हैं। तभी यह तरीका अपनाया गया। यह संबंध सिर्फ प्रजनन के लिए था, भावनात्मक कुछ भी नहीं। भाभी, मैंने बहुत ऊटपटांग सुन लिया। अब एक और शब्द नहीं। जानवर भी प्रजनन प्रक्रिया में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आप कह रही हैं। संपदा ने बात अधूरी छोड़ दी। धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म कैसे हुआ था? कुंती के बेटे कहाँ से आए थे? क्या पौराणिक कथाओं तक सब क्रियाएं जायज़ हैं, बाकी सबके लिए गलत? यह कहकर नीरा का चेहरा तमतमा गया। लाडो, आकाश में उड़ने वाला परिंदा जब धरती के ठोस धरातल पर पैर रखता है तब उसे एहसास होता है कि यथार्थ की कठोरता क्या है। उसके मधुर गीत वृक्षों की डालियों पर, आकाश की फिजाओं में ही गूंजते हैं। जमीन पर पांव रखकर वह गीत नहीं गाता। कल्पना लोक में विचरण कर तुम जीवन की कटुता को नहीं समझ सकती। आकर्षण, प्रेम, लस्ट और सच्चे प्रेम के अंतर को जिस दिन तुम समझ जाओगी उस दिन तुम मेरे सच को भी जान पाओगी। देव से मैं सच्चा प्यार करती हूँ और कमल के साथ अपने रिश्ते की गरिमा की रक्षा करना भी मैं जानती हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यह सुनकर संपदा का चेहरा कई भाव बदलने लगा। नीरा कुछ पल विराम लेकर दृढ़ता से बोली, सुनो संपदा, अब मुझे तुम्हें वह बताना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। उस सच की आँच को तुम सह भी पाओगी या नहीं अभी कह नहीं सकती, पर तुम्हारे बढ़ते रोष को ठंडा करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सच को छुपाना। शिव की भी वही समस्या है जो देव की है। दोनों को यह पारिवारिक जीन्स की देन है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने परिवार की हिस्ट्री को जानकर यह पाया कि परिवार के कई बुजुर्ग भी इससे पीड़ित थे। बाऊजी के ताया जी और चाचा जी के कोई बच्चा नहीं था और बाऊजी बहुत इलाजों के बाद हुए थे। लाडो, क्या करोगी जब माँ नहीं बन पाओगी? कहकर नीरा चुप हो गई। कमल के साथ अपने रिश्ते की गरिमा की रक्षा करना भी मैं जानती हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यह सुनकर संपदा का चेहरा कई भाव बदलने लगा। नीरा कुछ पल विराम लेकर दृढ़ता से बोली। उसके मुंह से निकले शब्दों की ध्वनियों से कमरे में स्तब्धता का कोहरा फैलकर संपदा के अस्तित्व पर छाने लगा। यदि आप मेरी कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।